नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 एमसीक्यू के पार्ट 2 में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि एनवीएस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस, एसएसए, जेएसए, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर या फिर अन्य किसी भी पोस्ट के लिए एलडीई, एलडीसी या फिर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, तो सभी के सभी एग्जामिनेशंस में एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप उसका फटाफट उत्तर दे सके। जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपसे शेयर किया था कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी देना और अच्छे तरीके से बताना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के पार्ट 1 को जरूर देखें, या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो के पार्ट 1 में शामिल किया गया है और कुछ क्वेश्चन को इस पार्ट में शामिल किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के दोनों पार्ट को जरूर देखें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर बताने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर को। अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ एनवीएस केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। एनवीएस की जो फर्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी है वह किस डेट से लागू हुआ, तो इसका डेट बताना है। और इसके लिए आप यहाँ स्क्रीन पर चार ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4/4/2012, सेकेंड ऑप्शन है 4/5/2012, थर्ड ऑप्शन है 4/6/2012 और फोर्थ ऑप्शन है 4/7/2012। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी है एनवीएस की, यह 4/4/2012 से लागू हुआ। तो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ट्रांसफर गाइडलाइन मेड अ शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल ट्रांसफर सिस्टम टू ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम। यानी कि किस ट्रांसफर गाइडलाइन के तहत जो मैनुअल ट्रांसफर सिस्टम लागू था तो उसकी जगह ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू हुआ। तो ये बताना है, और कौन सा ट्रांसफर गाइडलाइन है उसके बारे में बताना है। और इसके लिए आप यहाँ स्क्रीन पर चार ऑप्शन देख रहे हैं। ट्रांसफर गाइडलाइन 2016, ट्रांसफर गाइडलाइंस 2017, ट्रांसफर गाइडलाइंस 2018 और ट्रांसफर गाइडलाइंस 2019। तो अगर आपने इसका सही आंसर सोच लिया है तो मैं इसे बता देता हूं कि इसका सही आंसर होगा सेकंड, यानी कि ट्रांसफर गाइडलाइन 2017 में यह प्रोविजन किया गया कि मैनुअल ट्रांसफर सिस्टम की जगह ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम को लागू किया गया। तो आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रांसफर गाइडलाइन 2018। यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से कौन सा फीचर ट्रांसफर गाइडलाइन 2018 का नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोविजन ट्रांसफर गाइडलाइन 2018 में नहीं किया गया था। तो इसके लिए आप यहाँ चार ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक इन पीरियड, यानी कि लॉक इन पीरियड का प्रोविजन। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड डीम्ड का प्रोविजन। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर विडो फीमेल एट पार विद एनवीएस स्पाउस। यानी कि जो विडो फीमेल है तो उसको सिंगल लेडी का दर्जा देना और उसका स्टेटस एनवीएस स्पाउस के बराबरी में देना ट्रांसफर पर्पज से।
और चौथा है इंक्लूजन ऑफ डाइवोर्स लेडी अनमैरिड लेडी एम्प्लॉई इनटू सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी, यानी कि जो डाइवोर्स लेडी है या फिर अनमैरिड लेडी है तो उसको सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी में शामिल करना। तो यहाँ आपने देखा है चार ऑप्शन, तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो इसे अब वेरीफाई करें। तो इसका सही आंसर है फोर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों प्रोविजन ट्रांसफर गाइडलाइन 2018 में किया गया था, लेकिन फोर्थ जो प्रोविजन है यह ट्रांसफर गाइडलाइन 2018 में नहीं था, बल्कि यह प्रोविजन ट्रांसफर गाइडलाइन 2019 में किया गया, यानी कि 2019 के ट्रांसफर गाइडलाइन में डाइवोर्स लेडी और अनमैरिड लेडी को सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी में शामिल किया गया। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर आपके स्क्रीन पर। आपको बताना है कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है यह सही है या गलत है। सेमी हार्ड स्टेशन एंड इट्स मैंडेटरी टेन्योर एलिजिबिलिटी कंडीशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ट्रांसफर गाइडलाइन 2020, यानी कि जो सेमी हार्ड स्टेशन का प्रोविजन है और इससे संबंधित जो मैंडेटरी टेन्योर है या फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो कहता है कि इसे ट्रांसफर गाइडलाइन 2020 के थ्रू जारी किया गया, यानी कि ट्रांसफर गाइडलाइन 2020 के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आइए जानते हैं पहले इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि यह ट्रू है। यह जो स्टेटमेंट है ट्रू है। सेमी हार्ड स्टेशन और इससे संबंधित मैंडेटरी टेन्योर एलिजिबिलिटी जो इंट्रोड्यूस किया गया यह ट्रांसफर गाइडलाइन 2020 में किया गया। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। कुछ और फैक्ट है, जबकि जो वेरी हार्ड हार्ड या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी हार्ड स्टेशन है, इसे जो रिवीजन किया गया 19/11/2019 का जो रिवीजन किया गया, लिस्ट जारी किया गया, तो उसमें ही सेमी हार्ड स्टेशन का प्रोविजन किया गया, लेकिन इसे नोटिफाई किया गया ट्रांसफर गाइडलाइन 2020 में, यानी कि ट्रांसफर गाइडलाइन 2020 के तहत इसे नोटिफाई किया गया। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। एन एम्प्लॉय रिक्रूटेड अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन shall not be considered for transfer out of region before completion of mandatory tenure of। तो यहाँ मैंडेटरी टेन्योर बताना है और क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी कर्मचारी का भर्ती नॉर्थ ईस्ट रीजन हार्ड या फिर डिफिकल्ट स्टेशन में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत हुआ हो, तो ऐसे कर्मचारी का ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट रीजन हार्ड या फिर डिफिकल्ट स्टेशन जो वाले रीजन है सो उससे बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह कर्मचारी मैंडेटरी टेन्योर पूरा नहीं करता। तो इसके लिए मैंडेटरी टेन्योर कितना रखा गया है? तो इसके लिए आप यहाँ चार ऑप्शन देख सकते हैं। 2 इयर्स फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड 7 इयर्स, थर्ड 10 इयर्स और फोर्थ एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन ऑफ सेड रिक्रूटमेंट ड्राइव, यानी कि जो रिक्रूटमेंट ड्राइव या के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया हो तो उतने के बाद किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा फोर, यानी कि ना तो 2 इयर्स है, ना 7 इयर्स है, ना 10 इयर्स है, यानी कि जिस कर्मचारी की भर्ती नॉर्थ ईस्ट रीजन हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत होता है, तो ऐसे कर्मचारी का ट्रांसफर उस रीजन से जो टाइम या जितने वर्ष का मेंशन होता है रिक्रूटमेंट ड्राइव में उसके नोटिफिकेशन में, तो उतना मैंडेटरी टेन्योर पूरा करने के बाद ही किया जा सकता है उस रीजन से बाहर ट्रांसफर। तो आपने देख लिया। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ट्रांसफर के लिए अगर अब बात आती है आउट ऑफ रीजन की, यह जो बात हो रही है आउट ऑफ रीजन की, अगर रीजन के अंदर कोई कर्मचारी ट्रांसफर लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर कोई कर्मचारी नॉर्थ ईस्ट रीजन हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में अगर किसी स्टेशन पर 3 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन हार्ड या फिर वेरी हार्ड स्टेशन में किसी भी जगह 3 वर्ष के बाद दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है और ट्रांसफर किया जा सकता है। और यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस रीजन से बाहर नहीं किया जा सकता, बल्कि विद इन नॉर्थ ईस्ट रीजन हार्ड डिफिकल्ट स्टेशन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उसी रीजन में ट्रांसफर दिया जा सकता है 3 वर्ष की सर्विस पर्टिकुलर स्टेशन पर पूरा होने के बाद, 3 वर्ष का टेन्योर पूरा होने के बाद तो उस रीजन के अंदर हो सकता है। लेकिन रीजन से बाहर कभी होगा जबकि जो रिक्रूटमेंट ड्राइव के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया जितने वर्ष का वहां पर बॉन्ड था
अपना बॉन्ड पूरा करने के बाद ही रीजन से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आपने इसका आंसर जान लिया। अब जानते हैं कि अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, और यह है कट ऑफ डेट से संबंधित। तो यहाँ आप देख रहे हैं, द कट ऑफ डेट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एलिजिबिलिटी शैल ऑर्डिनरली बी डैश ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ड्राइव, यानी कि हर तरह की जो एलिजिबिलिटी है ट्रांसफर के लिए, तो अम, उसके लिए जो कट ऑफ डेट होगा, तो ट्रांसफर ड्राइव ईयर का यह कट ऑफ डेट कौन सा होगा, इसे कट ऑफ डेट माना जाएगा जो ट्रांसफर के लिए एलिजिबिलिटी होता है। तो उस पर्पज से तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है 31 जुलाई, सेकंड है 30 जून, थर्ड है 31 मई, और फोर्थ है 30 अप्रैल। तो आपने क्या इसका सही आंसर सोच लिया? अगर सोच लिया है तो आप एक बार इसे वेरीफाई कर ले। इसका सही आंसर होगा आंसर फर्स्ट, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसफर ड्राइव का जो ईयर होता है, तो इसमें हर तरह की एलिजिबिलिटी जो होता है, तो उसके लिए जो कट ऑफ डेट तय किया गया है वो कट ऑफ डेट होता है 31 जुलाई का। और इसके लिए आप एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी का पैरा 4.3 देख सकते हैं। और थोड़ा और इससे संबंधित एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर रिटायरमेंट के कारण अगर कोई वैकेंसी होता है, तो वैकेंसी रेज 30 जून को किया जाता है, यानी कि 30 जून तक जितने भी कर्मचारी रिटायर होने वाले होते हैं, तो उसे वैकेंसी में काउंट कर लिया जाता है। तो ये दो तरह का चीज है। हर तरह की एलिजिबिलिटी के लिए 31 जुलाई का डेट रखा गया है, कट ऑफ डेट रखा गया है। और रिटायरमेंट के केस में वैकेंसी रेज करने के लिए जो डेट रखा गया है वह 30 जून का रखा गया है। तो इसे याद रखेंगे, इससे आप 2 MCQ का जवाब दे सकते हैं। तो आगे आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, और यह ही बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर कांट बी रिजॉर्टेड फॉर, यानी कि इसमें से किसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर का सहारा नहीं लिया जा सकता। रीड फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, यानी कि सरप्लस स्टाफ को रिडिप्लॉय करने के लिए। सेकंड है ट्रांसफर विद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के साथ ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, बिना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के ट्रांसफर के लिए। और चौथा है पनिशमेंट ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसे मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि इसका सही आंसर होगा 4, यानी कि जो 3 तरह का ट्रांसफर यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन जो फोर्थ है, यह किसी भी तरह का रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसफर नहीं है। पनिशमेंट ट्रांसफर का कहीं भी ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में जिक्र नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 4, यानी कि यह गलत है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो आइए जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और यह है नॉर्मल टेन्योर से संबंधित। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग नॉर्मल टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड एट वन स्टेशन फॉर डिफरेंट कैडर्स ऑफ एम्प्लॉइज फॉर सीकिंग ट्रांसफर अंडर नॉर्मल नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी ऑन रिक्वेस्ट इज फॉल्स। अब यहाँ क्वेश्चन बता रहा है कि रिक्वेस्ट के आधार पर अगर नॉर्मल या नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के कोई भी कर्मचारी किसी भी कैडर से बिलोंग करते हो, तो किसी भी स्टेशन पर नॉर्मल टेन्योर कितना होना चाहिए, जिसके बाद रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे जो यहाँ आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, ये नॉर्मल टेन्योर दिया गया है, और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि ट्रांसफर से संबंधित जो इसमें से ऑप्शन है वह कौन सा गलत है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं फटाफट सभी ऑप्शन को। पहला है प्रिंसिपल VP OS के लिए 5 इयर्स का नॉर्मल टेन्योर रखा गया है, जिसके बाद रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है ऑल कैडर्स फ्रॉम PGT टू JSA 7 इयर्स, यानी कि PGT से JSA कैडर तक के लिए 7 इयर्स का रखा गया है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है, तो उनके लिए ट्रांसफर के लिए रखा गया है। जितना मेंशन होगा, जितना टाइम पीरियड होगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में या फिर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो मेंशन होता है, उतने समय के बाद ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैडर्स बिलो JSA, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि JSA से जो नीचे के कैडर के कर्मचारी है उनके लिए 2 इयर्स का रखा गया है। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 4,
दोस्तों ये बाकी जो है तीनों का नॉर्मल टेन्योर तीनों बिल्कुल ही सही है। और फोर्थ जो है ये बिल्कुल ही गलत है, ये फॉल्स है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे से जो नीचे के कर्मचारी होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक या मैंडेटरी टेन्योर भी नहीं रखा गया है। जब चाहे तो ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान में रखना होगा कि अब 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड इस पर भी लगा दिया गया है और यह प्रोविजन ट्रांसफर गाइडलाइन 2024 में किया गया है। और इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि स्पेसिफिक मैंडेटरी टेन्योर फॉर कैडर्स बिलो जेएसए, जेएसए से नीचे के कर्मचारियों के लिए कोई भी स्पेसिफिक या मैंडेटरी टेन्योर नहीं रखा गया है। लेकिन 2 इयर्स का लॉकिंग पीरियड अब तो ट्रांसफर के केस में भी लागू होगा, जैसा कि ट्रांसफर गाइडलाइन 2024 में बताया गया है। और पहले से जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं पैरा 4.4 को अगर आप देखेंगे तो उसमें मेंशन है कि सिर्फ ट्रांसफर पर पहले लागू नहीं होता था। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशन के बाद जो पहली पोस्टिंग होती थी तो उस पर 2 इयर्स का मैंडेटरी टेन्योर लागू होता था, यानी कि जैसे से जो नीचे के भी कैडर के कर्मचारी हैं उनको 2 इयर्स का मैंडेटरी पीरियड वहां पूरा करना होता था। लेकिन अब ट्रांसफर पर भी लागू कर दिया है ट्रांसफर गाइडलाइन 2024 में। तो आपने इसका सही आंसर देख लिया कि इतने समय पूरा करने के बाद ही नॉर्मल या नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के कर्मचारी रिक्वेस्ट बेसिस पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि एक स्टेशन पर इतना समय उनका पूरा होना चाहिए। ये नॉर्मल टेन्योर है जिसके बाद ही उनके ट्रांसफर पर विचार किया जा सकता है, सिर्फ प्रायोरिटी कैटेगरी को छोड़कर। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीमेल एम्प्लॉई डज नॉट क्वालिफाई फॉर ट्रांसफर अंडर सिंगल लेडी कैटेगरी। कहता है कि इनमें से कौन से फीमेल एम्प्लॉई सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो इसके लिए आप यहाँ चार ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है विडो लेडी, सेकंड अनमैरिड लेडी, थर्ड है डाइवोर्स लेडी, और फोर्थ है एनी फीमेल एम्प्लॉई अंडरगोइंग मैरिज रीमैरिज प्रायर टू ट्रांसफर ड्राइव, यानी कि कोई भी फीमेल कर्मचारी जिनकी शादी हो चुकी हो, जिन्होंने शादी कर लिया है ट्रांसफर ड्राइव का जो कट ऑफ डेट होता है उससे पहले। तो इसका सही आंसर क्या होता है, इसे इसका सही आंसर क्या होगा इसे भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 4, यानी कि बाकी जो विडो लेडी है, अनमैरिड लेडी और डिवोर्स लेडी, ये तीनों के तीनों क्वालिफाई करते हैं सिंगल लेडी प्रायोरिटी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत प्रायोरिटी ट्रांसफर के लिए। लेकिन फोर्थ जो है, अगर शादी हो जाती है, ट्रांसफर ईयर का जो ट्रांसफर ड्राइव का जो कट ऑफ डेट होता है अगर उससे पहले शादी कर लेता है, शादी हो जाती है, तो फिर सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए ये क्वालिफाई नहीं कर सकते, या फिर ट्रांसफर के लिए दावा नहीं कर सकते। और इससे संबंधित रूल यहाँ 4.5D को देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पर। If an employee ever transfer under any of the priority categories, after how much time the employee will be eligible for seeking next transfer under any priority category again? अगर कोई भी कर्मचारी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत अगर ट्रांसफर लेता है तो नेक्स्ट टाइम यानी कि दोबारा कितने समय के बाद ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होगा, यानी कि प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत दोबारा ट्रांसफर के लिए कितने समय के बाद एलिजिबल होगा, तो ये बताना है इसमें। और इसके लिए टाइम पीरियड आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 इयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 4 इयर्स, थर्ड है 5 इयर्स, और सॉरी फोर्थ ऑप्शन है 6 इयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आइए इसे जानते हैं। इसका सही आंसर अगर आपने सोच रखा है तो उसे वेरीफाई आप यहाँ कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा थर्ड, यानी कि अगर एक बार किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर ले लेता है, जो भी कर्मचारी प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, तो नेक्स्ट ट्रांसफर 5 इयर्स के बाद ही ले सकते हैं। और इससे संबंधित प्रोविजन ट्रांसफर पॉलिसी का पैरा 4.5J को देख सकते हैं। अब कुछ एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं कि ये तो है कि अगर ट्रांसफर किसी नॉर्मल स्टेशन पर लेना चाहते हैं, लेकिन 5 वर्ष से पहले ट्रांसफर अगर चाहें तो हार्ड और डिफिकल्ट स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्ष से पहले रिक्वेस्ट के आधार पर हार्ड या फिर डिफिकल्ट स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताया है कि इसके लिए जो टेन्योर होता है वो 2 इयर्स का रखा गया है। 2 इयर्स पूरा करने के बाद कोई भी कर्मचारी हार्ड या फिर डिफिकल्ट स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कर्मचारी जो प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं तो नॉर्मल स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए 5 वर्ष
का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हार्ड या फिर डिफिकल्ट स्टेशन में ट्रांसफर लेना चाहते हैं रिक्वेस्ट बेसिस पर, तो 2 वर्ष के बाद वहां पर ले सकते हैं। जो मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड है उसे पूरा करने के बाद। और यह जो पॉलिसी है ये रीजनल लैंग्वेज टीचर पर भी लागू होता है, जो प्रोविजन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द मैंडेटरी टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड एट प्रेजेंट स्टेशन? ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑल कैडर्स फॉर ट्रांसफर फ्रॉम नॉर्मल प्लेन स्टेशन टू वेरी हार्ड हार्ड सेमी हार्ड स्टेशन ऑन विलिंगनेस। अगर कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा से यानी कि रिक्वेस्ट बेसिस पर नॉर्मल या फिर प्लेन स्टेशन से वेरी हार्ड हार्ड या सेमी हार्ड स्टेशन में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रेजेंट स्टेशन पर कितना टेन्योर होना चाहिए, कितना मैंडेटरी टेन्योर पूरा होना चाहिए सभी कैडर के कर्मचारियों के लिए। तो अभी अभी मैंने इसकी चर्चा की थी पिछली क्वेश्चन में। तो जान लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आप यहाँ देख रहे हैं कि सही आंसर इसका होगा 2 इयर्स। और इसका जिक्र जो है पैरा 4.5 ई में है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप पैरा 4.5 ई ट्रांसफर पॉलिसी का देख सकते हैं कि 2 इयर्स पूरा करने के बाद नॉर्मल प्लेन स्टेशन से किसी भी कैडर के कर्मचारी वेरी हार्ड हार्ड सेमी हार्ड स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं रिक्वेस्ट बेसिस पर। लेकिन अगर हार्ड वेरी हार्ड सेमी हार्ड स्टेशन से अगर प्लेन स्टेशन के लिए ट्रांसफर लेना चाहें तो उसके लिए क्या टाइम पीरियड रखा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर वेरी हार्ड स्टेशन सेमी हार्ड के लिए 2 3 4 वर्ष का टाइम पीरियड रखा गया है कि वेरी हार्ड से 2 इयर्स, हार्ड स्टेशन पर 3 इयर्स और सेमी हार्ड में 4 इयर्स का टेन्योर पूरा करने के बाद कोई भी कर्मचारी नॉर्मल या प्लेन स्टेशन के लिए प्लेन स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो हार्ड वेरी हार्ड और सेमी हार्ड का जो फार्मूला है यह रीजनल लैंग्वेज टीचर्स पर लागू नहीं होता। और यह जो जेएसए से जो नीचे के कैडर के कर्मचारी है उन पर भी यह लागू नहीं होता है, क्योंकि वह जब चाहे ट्रांसफर ले सकता है। उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक मैंडेटरी टेन्योर नहीं रखा गया है। लेकिन अगर जेएसए से जो नीचे के कैडर के कर्मचारी हैं, अगर पहले किसी भी हार्ड स्टेशन पर उन्होंने काम किया है वेरी हार्ड या सेमी हार्ड में, तो अगर प्लेन स्टेशन के लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता है चॉइस स्टेशन के लिए, तो जिस कर्मचारी ने वहां सर्व किया है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपने जान लिया इससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। Which one of the following statements is not correct regarding provision of cumulative tenure count in administrative transfer? यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में cumulative tenure count से संबंधित जो प्रावधान है, तो उसके संबंध में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी कि cumulative tenure count के प्रोविजन के संबंध में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली इमीडिएट प्रीवियस स्टेशन ऑफ एनी रीजन इज कंसिडर्ड। यानी कि किसी भी रीजन में रीजन का जो इमीडिएट प्रीवियस स्टेशन है तो उससे कंसीडर किया जाता है कुमुलेटिव टेन्योर काउंट के प्रोविजन के तहत। सेकेंड ऑप्शन है कुमुलेटिव टेन्योर काउंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कैडर्स। कुमुलेटिव टेन्योर काउंट जो है यह जो प्रोविजन है यह सभी कैडर पर लागू नहीं होता। तीसरा स्टेटमेंट है कुमुलेटिव टेन्योर काउंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज अंडर प्रायोरिटी कैटेगरी। और कहता है कि कुमुलेटिव टेन्योर काउंट का जो प्रोविजन है तो प्रायोरिटी कैटेगरी में आने वाले सभी कर्मचारियों पर यह प्रोविजन नहीं लागू होता। और चौथा है ऑल द अबव। अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आपने तो आंसर सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। यानी कि जो कुमुलेटिव टेन्योर काउंट का जो बेनिफिट है तो इसके लिए किसी भी रीजन का जो जो इमीडिएट प्रीवियस स्टेशन है तो उसे काउंट किया जाएगा। अब इससे संबंधित थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब जो ट्रांसफर की बात है यहाँ पर इस ऑप्शन में देखते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी पर ये लागू नहीं होता। तो यह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पीएच मेडिकल स्पाउस सिंगल लेडी डीएफआर ये जो कैटेगरी है ये प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए एक स्टेशन पर यानी कि प्रेजेंट स्टेशन पर जो प्रिस्क्राइब टेन्योर है वो पूरा करना होता है। इसलिए इनको कुमुलेटिव टेन्योर काउंट का बेनिफिट नहीं मिलता। और यह जो जेएसए से नीचे के कैडर के कर्मचारी है उन पर भी यह लागू नहीं होता, क्योंकि वो उनके लिए कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं है, जब चाहे ट्रांसफर ले सकते हैं। इसलिए कुमुलेटिव टेन्योर का जो बेनिफिट है यह
जेएसए को नहीं मिलता, या ये रूल जो है जेएसए पर लागू नहीं होता, सॉरी जेएसएस जो नीचे के कैडर है उन पर लागू नहीं होता। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, और इसमें आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर से संबंधित, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर के संबंध में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब फर्स्ट ऑप्शन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले चारों ऑप्शन को बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर एप्लीकेबल टू ऑल कैडर्स ऑफ एम्प्लॉय। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर सभी कैडर के कर्मचारियों पर लागू होता है। थर्ड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेटस एज डीम्ड। किसी भी कर्मचारी का डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर तभी होगा जब उनके पोस्ट को डीम्ड डिक्लेयर किया गया हो। और चौथा ऑप्शन है कमेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉई जो ट्रांसफर प्रोसेस है उसमें भाग ले या ना ले, उनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये चार ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर के संबंध में। तो अगर आपने आंसर सोच रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, वैसे मैं भी आपका इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा सेकेंड, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर है ये सभी कैडर के एम्प्लॉय पर लागू नहीं होता है। कि जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जेएसए या फिर उससे जो नीचे के कैडर के, जेएसए से नीचे के जो कैडर के कर्मचारी हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं होता, और इसलिए जब चाहें वो ट्रांसफर ले सकते हैं वहां से, और उनका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता क्योंकि उनके पोस्ट को डिम्ड नहीं डिक्लेयर किया जाता। और इसलिए इसमें जो तीन ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर से संबंधित, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों सही है। तो एक क्वेश्चन में आपने तीन चार आंसर आपने जान लिया। तो अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि नोट एप्लीकेबल टू कैडर्स बिलो जेएसए। इसके बारे में तो बता ही दिया है कि जेएसए जो नीचे के कैडर है उन कर्मचारियों पर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर लागू नहीं होता है, उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाता है क्योंकि उनके लिए उनका जो पोस्ट है उसे ड्यूम डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ऐसा कोई भी प्रावधान एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर। डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉइज पर्टेनिंग टू टीजीटी एंड अबव having age less than, यहाँ एज बताना है, years as on cut off date and having no past service in hard and difficult station shall compulsorily be posted on displacement to serve at least one complete tenure on such station। कहता है कि कोई भी डिस्प्लेस एम्प्लॉय टीजीटी या फिर उससे कैडर के हो, जिनका एज, पहले यहाँ एज बताना है, जिनका एज इतना हो चुका हो ट्रांसफर ईयर के कट ऑफ डेट पर, और जिसने पास्ट में कभी भी हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में सर्व नहीं किया हो, तो ऐसे कर्मचारी को डिस्प्लेसमेंट पर कंपलसरी रूप से हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में पोस्ट किया जाएगा एक कंप्लीट टेन्योर पूरा करने के लिए। तो इसके संबंध में सबसे पहले एज बताना है, कितना एज से कम एज के कर्मचारी को हार्ड डिफिकल्ट स्टेशन में डिस्प्लेसमेंट पर पोस्टिंग की जाएगी, यानी कि उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसका सही आंसर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर है 45, यानी कि 45 ईयर से जो कम एज के टीजीटी या फिर उससे अबव कैडर के कर्मचारी हैं, तो अगर उन्होंने पास्ट में कभी भी हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में सर्व नहीं किया है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर के केस में उनकी पोस्टिंग हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में की जा सकती है एक कंप्लीट टेन्योर पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने की चीज है, और इसका जिक्र ट्रांसफर पॉलिसी के पैरा 4.8 के में किया गया है, लेकिन यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोविजन है इसे ट्रांसफर गाइडलाइन 2023 में इसे होल्ड पर रख दिया गया है, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग यह इफेक्टिव नहीं है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको बताना है, अगर ऑप्शन रहता है कि ये, तो आपको बताना है कि ये इफेक्टिव नहीं है, या फिर इसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इसे ना कहना है, क्योंकि ये गाइडलाइन जो 2023 का दिया गया था उसमें इसे होल्ड पर रख दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर ट्रांसफर हैव बीन मेड इन ट्रांसफर पॉलिसी 2021। यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में कितने तरह का प्रायोरिटी कैटेगरी का जिक्र है, यानी कितने तरह का प्रायोरिटी कैटेगरी है। तो यहाँ आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट 4, सेकंड 5, थर्ड 6 और फोर्थ 7। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप जरूर जानते होंगे, तो भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ।
इसका सही आंसर होगा थर्ड, यानी कि 6 प्रायोरिटी कैटेगरी का जिक्र है। अब इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन से मैं यह कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों है। वैसे तो 7 प्रायोरिटी कैटेगरी है, लेकिन एक नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नंबर पर जो प्रायोरिटी कैटेगरी में आता है पीएच कैटेगरी, सेकंड पर मेडिकल आता है, थर्ड पर हार्ड, वेरी हार्ड, सेमी हार्ड स्टेशन में सर्व करने वाले कर्मचारी आते हैं, फोर्थ में एनवीएस स्पाउस सिंगल लेडी आते हैं, फिफ्थ में सेंट्रल स्टेट स्पाउस कैटेगरी को जगह दिया गया है, और छठे नंबर पर डीएफआर कैटेगरी के कर्मचारी आते हैं, और सातवां जो प्रायोरिटी कैटेगरी है, इसे नॉन, ये प्रायोरिटी नहीं है बल्कि नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी है। तो इसीलिए 6 प्रायोरिटी कैटेगरी है और एक नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी है, जिसमें प्लेन कैटेगरी के कर्मचारी आते हैं। और यह जो प्रोविजन होता है यह रीजनल लैंग्वेज टीचर पर भी लागू होता है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसका आंसर आपने जान लिया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्टली स्टेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टाई ब्रेकिंग। अब जानते हैं कि अगर सेम चॉइस स्टेशन के लिए अगर कोई कर्मचारी, कई सारे कर्मचारी अप्लाई करते हैं और वहां टाई हो सकता है, तो टाई ब्रेकिंग से संबंधित नियम क्या है, और इस संबंध में इसमें से कौन सा नियम सही नहीं है, यानी कि गलत है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है, इफ देयर इज अ टाई इन चॉइस स्टेशन, अगर चॉइस स्टेशन में टाई होता है तो जो स्टेशन सीनियर होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ऑप्शन बी है, इफ देयर इज अ टाई इन स्टेशन सीनियरिटी, अगर स्टेशन सीनियरिटी में टाई हो जाता है तो उसमें फीमेल जेंडर शैल गेट प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट, उसमें जो प्रायोरिटी मिलेगी फीमेल को। थर्ड है, इफ देयर इज अ टाई इन जेंडर द ओल्ड एजेड एम्प्लॉय शैल गेट प्रेफरेंस, अगर जेंडर में टाई हो जाता है तो दोनों में से जिसका एज ज्यादा होगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और चौथा है, स्टेशन सीनियरिटी विल बी द सोल क्राइटेरिया फॉर टाई ब्रेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉय, कहता है डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉय के संबंध में जो चॉइस स्टेशन की बात है, तो टाई ब्रेकिंग के लिए सिर्फ स्टेशन सीनियरिटी को कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, उसके बाद इसका आंसर देखें। तो भी सभी दर्शकों के लिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो होगा ये फोर है, यानी कि बाकी तीन सही है, तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है और चौथा ऑप्शन गलत है। और गलत क्यों है, तो मैं एक्सपांशन के थ्रू मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉय के लिए जो स्टेशन का अलॉटमेंट होता है, ये बिल्कुल ही रैंडम होता है, इसलिए यहाँ पर टाई होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए यह जो ऑप्शन डी है यह गलत है। और जो रोटेशनल ट्रांसफर होता है रीजनल लैंग्वेज टीचर का, तो उस पर भी यह प्रोविजन लागू होता है। या एबीसी में जो प्रोविजन देख रहे हैं स्क्रीन पर ऑप्शन में, तो यह रोटेशनल ट्रांसफर पर भी लागू होता है। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। Which one of the following is a mandatory requirement for seeking transfer under serious ailment medical category? अगर कोई कर्मचारी सीरियस एलिमेंट यानी कि मेडिकल प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर लेना चाहता है, तो इसमें से कौन सा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिसे फुलफिल करना होगा उसके बाद ही सीरियस एलिमेंट प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर ऐसे कर्मचारी ले सकता है। तो पहला है, एम्प्लॉय में ट्रांसफर फॉर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट सन डॉटर, कोई भी कर्मचारी इस कैटेगरी के तहत खुद, अपने स्पाउस या फिर डिपेंडेंट जो आश्रित पुत्र या पुत्री होता है, तो उसके आधार पर ट्रांसफर ले सकता है। अगर उनको गंभीर बीमारी है तो उस आधार पर ले सकता है। सेकंड है, प्रोडक्शन ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम सीएमओ सीएमएस सिविल सर्जन, यानी कि बेनिफिट लेने के लिए सीएमओ सीएमएस सिविल सर्जन से वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, यह एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तीसरा है, इफ द डेट ऑफ डिटेक्शन ट्रीटमेंट और सर्जरी falls within 5 years prior to cut off date of transfer drive year, और कहता है कि अगर बीमारी का पता चला हो या फिर सर्जरी हुआ हो, जो ट्रांसफर ईयर का कट ऑफ डेट होता है, तो उसके 5 वर्ष के भीतर अगर ये हुआ हो, बीमारी का पता चला हो या इलाज हुआ हो या फिर सर्जरी हुआ हो, तब इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए दावा कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है ऑल दावा, चौथा है इसमें से सारे के सारे जो ऑप्शन है सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसे जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर, यानी कि ये जो तीन यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है, ये तीनों मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तीनों को पूरा करने के बाद ही कोई भी कर्मचारी सीरियस एलिमेंट प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है, दावा कर सकता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर, और यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। द पोस्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय अंडर वैलिड प्रायोरिटी कैटेगरी शैल बी कंपल्सरीली डीम्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 इयर्स ऑफ टेन्योर एक्सेप्ट। अब नीचे चार ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ बता रहा है कि इसमें से किसको छोड़कर किसी भी कर्मचारी का जो कि प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, वैलिड प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, और उनके पोस्ट को उस स्टेशन पर 15 वर्ष पूरा होने के बाद कंपलसरी रूप से डीम्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कहता है कि इसका एक्सेप्शन क्या है। यहाँ जो चार ऑप्शन देख रहे हैं, तो चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है पीएच, फिजिकली हैंडीकैप, सेकंड है डीएफआर, ड्यू फॉर रिटायरमेंट, थर्ड कैडर्स बिलो जेएसए, यानी कि जेएसए जो नीचे के कैडर के एम्प्लॉय होते हैं उनको वो एक्सेप्शन में है, और चौथा है ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ऑल द अबव, यानी कि पीएच, डीएफआर या फिर जो जेएसए से कैडर से बिलो के जो कैडर के एम्प्लॉई हैं, अगर उनका 15 वर्ष किसी स्टेशन पर पूरा हो भी जाता है तो भी उनके जो पोस्ट है उसे कंपलसरी रूप से डीम्ड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और बाकी जितने भी कर्मचारी हैं तो 15 वर्ष का मैक्सिमम लिमिट रखा गया है, उसके बाद कंपलसरी रूप से डीम्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो देख लिए कि इसका जो आंसर है ये आंसर फोर है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आरएलटी, रीजनल लैंग्वेज टीचर की, रीजनल लैंग्वेज टीचर का अगर नेटिव स्टेट में एक बार में जो करंट स्पेल है उसमें अगर 15 वर्ष किसी स्टेशन पर पूरा हो जाता है, तब उनके पोस्ट को कंपलसरी रूप से डिम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसी तरह जो आउटसाइड नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं, जो रीजनल लैंग्वेज टीचर आउटसाइड नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं, तो वहां भी किसी भी प्रेजेंट स्टेशन पर अगर 15 वर्ष पूरा हो जाता है तो उनके पोस्ट को कंपलसरी रूप से डिम्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन आपने यहाँ देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, और यह है नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी से संबंधित, और यह भी एक कंफ्यूजिंग है और इसका आंसर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ चॉइस स्टेशन अंडर नॉन प्रायोरिटी प्लेन कैटेगरी, यानी कि जो प्लेन कैटेगरी के एम्प्लॉय है जिसे नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी कहते हैं, तो चॉइस स्टेशन के अलॉटमेंट में इसमें से किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ जो चार ऑप्शन दिया गया है, तो प्रेफरेंस के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो पहला देखते हैं कि चॉइस स्टेशन के अलॉटमेंट में सीनियर स्टेशन सीनियर जो होगा उसे प्रेफरेंस मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है हु हैज सर्व्ड एटलीस्ट वन टेन्योर इन हायर स्टेशन इन एनी कैडर इन पास्ट, यानी कि किसी भी कैडर में पास्ट में अगर कर्मचारी ने हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में सर्व किया हो तो चॉइस स्टेशन के अलॉटमेंट में उसे प्राथमिकता मिलेगी। थर्ड है स्टेशन सीनियर एट प्रेजेंट स्टेशन प्लेन स्टेशन विल गेट प्रेफरेंस इफ बोथ हैव सर्व्ड इन हार्ड स्टेशन। अगर दो कर्मचारी किसी चॉइस स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कहता है कि अगर दोनों ही कर्मचारी पास्ट में हार्ड या डिफिकल्ट स्टेशन में सर्व कर चुका है तो इसमें प्रायोरिटी उन कर्मचारी को मिलेगी जो कि स्टेशन सीनियर होगा। और चौथा है ऑल द अबव, और चौथा देख सकते हैं कि इसमें से सारे के सारे सही है। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। क्या आप बता सकते हैं? अगर आप नहीं बता सकते तो मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर, यानी कि ये तीनों जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सो सही है। सॉरी, ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ये सही है, जिसमें से तीन जो यहाँ देख सकते हैं, तो ये तीनों को ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है प्लेन कैटेगरी से। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, और इसमें बताना है कि किस टाइप के इसमें से किस टाइप के ट्रांसफर में कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर टीए का दावा कर सकता है, यानी कि ट्रांसफर टीए का हकदार होता है। तो इसके लिए भी चार ऑप्शन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर विद इन हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन विद इन अ रीजन ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि रीजन के भीतर हार्ड डिफिकल्ट स्टेशन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अगर कोई कर्मचारी रिक्वेस्ट करता है और ट्रांसफर लेता है। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर अल्टीमेटली मॉडिफाइड इनटू रिक्वेस्ट ट्रांसफर, यानी कि किसी कर्मचारी का एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ट्रांसफर हुआ हो या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर हुआ हो और बाद में उसे रिक्वेस्ट ट्रांसफर में बदल दिया गया हो। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ स्टाफ फ्रॉम प्लेन नॉर्मल स्टेशन टू वेरी हार्ड हार्ड सेमी हार्ड स्टेशन ऑन विलिंगनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैंडेटरी टेन्योर। और किसी कर्मचारी कोई भी कर्मचारी अगर प्लेन स्टेशन से वेरी हार्ड हार्ड या फिर सेमी हार्ड स्टेशन के लिए ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट स्टेशन पर मैंडेटरी टेन्योर है, मैंडेटरी पीरियड है, पूरा करने के बाद
हार्ड, वेरी हार्ड और सेमी हार्ड स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ उनको ट्रांसफर मिलता है, तो इस केस में टीए के हकदार होंगे। और चौथा, ऑल द अबव, चौथा इसमें से सारे के सारे जो है सारे के सारे केस में कर्मचारी ट्रांसफर टीए के हकदार होंगे। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ये थर्ड होगा, मात्र थर्ड नंबर पर दिए है, इसी के केस में कर्मचारी हकदार होगा। अगर रिक्वेस्ट बेसिस पर प्लेन स्टेशन से इसका मैंडेटरी टेन्योर पूरा करने के बाद हार्ड, वेरी हार्ड या फिर सेमी हार्ड स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं और ट्रांसफर पर जाते हैं, तो इस केस में ट्रांसफर टीए के हकदार होते हैं। और बाकी जो 3 केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस केस में, सॉरी, फर्स्ट सेकंड जो केस है इसमें हकदार नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया 20 क्वेश्चन, 20 दमदार क्वेश्चन और उसके आंसर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के दोनों पार्ट देखने के बाद एग्जामिनेशन में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर जरूर देंगे। और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और उसका आंसर अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।